बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा, आज तौबतुन नसूह की हम पढ़ाई करेंगे ताकि आपको मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी और समझाऊंगी ताकि आप जो है पैराग्राफ की सलीस खुद कर सकें, तशरीह खुद कर सकें और सबक के अंदर से ही सवालात आते हैं जिनके जवाबात आप खुद से लिख सकें। तो हमारा उन्वान है तौबतुन नसूह, तारुफ व तलखीस। इस सबक की तदरीस के बाद किसी अदब पारे खास तौर पर नावल का मरकजी ख्याल समझकर लिख सकते हैं। ये भी एक नावल से इक्तबास लिया हुआ है ताकि आप मरकजी ख्याल समझकर लिख सकें, मरकजी ख्याल के हवाले से किसी इबारत की तशरीह कर सकें, जैसे मैंने पहले बताया। इसके अलावा नावल के इक्तबास या अदब पारे का खुलासा कर सकें, खुलासा बयान कर सकें, अपने अल्फाज में लिख सकें, मुकालमे के बारे में मज़ीद जान सकें और रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बात व मुशाहिदात मामूलात के हवाले से मुकालमा तहरीर करें। मुकालमा क्या होता है? दो लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान भी जो गुफ्तगू होती है उसको आप कलम बंद कर सकें। अपने पास पेंसिल रखें ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिखते जाएं। बरसों पहले दिल्ली में हैजे की वबा फूट पड़ी। हैजा क्या होता है? डायरिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैजा है, जिसमें जो है वो उल्टी और पेचश वगैरह होते हैं, उसको हैजा कहते हैं। और ये एक वबाई मर्ज है, एक ये जो है ना वबा की तरफ फैल जाता है जिससे रोजाना लोग मरने लगे। हर तरफ वीरानी और परेशानी फैल गई। बाजार उजड़ गए यानी वीरान हो गए। वबा से मुतासिर होने वाले लोगों में एक मुतवासत घराने का फर्द नसूबी था। मुतवासत घराने, दरमियाने दर्जे का, मतलब ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, अच्छा खाते पीते घराने का फर्द नसूबी था। शदीद बीमारी की हालत में उसने ख्वाब देखा कि एक अदालत में अमाल और जजा और सजा के फैसले हो रहे हैं। यानी बीमारी की हालत में जब उसे बिल्कुल भी ये महसूस हो रहा था कि जैसे अब वो कभी उठ ही नहीं पाएगा, मरगुल मौत एक किस्म का हो चुका था, तो उसने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी अदालत लगी हुई है और जिसमें हमारे अमाल और अमाल की जजा या सजा मिल रही है। नसू ने डिप्टी मैजिस्ट्रेट के तौर पर ऐसी जिंदगी गुजारी थी। डिप्टी मैजिस्ट्रेट कहते हैं नायब हाकिम या फौजदारी, वो महकमा जिसमें लड़ाई झगड़े के फैसले होते हैं या मुकदमे का फैसला होते हैं, वो नायब हैं, ठीक है, के तौर पर ऐसी जिंदगी गुजारी थी जिसमें हलाल और हराम की तमीज ना थी। हलाल और हराम यानी ये तमीज ना करते थे कि हलाल क्या है और हराम क्या है। उसने अपनी जिंदगी और घर के तौर तरीकों पर नजर डाली तो एहसास नदामत और खौफ खुदा पैदा हुआ। जब उसने जजा और सजा के फैसले सुने और जब अपना मुहासबा किया, अपने घर वालों की तरफ देखा, तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई और उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। लिहाजा उसने खुद को तब्दील करने का इरादा किया। उसने ये अज़म कर लिया कि मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं खुद को भी और अपने घर वालों को भी तब्दील कर दूंगा, बदल दूंगा। खुदा ने उसे सेहत अता कर दी, वो ठीक हो गया। तो पहले उसने अपना मुहासबा किया यानी अपना हिसाब लिया, अपने मुतालिक पूछगछ की कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या हलाल है क्या हराम है, कौन सा बुरा काम है जिसको मैं छोड़ दूँ, कौन सा अच्छा काम है जिसको मैं अपनाऊं, और तमाम बुराइयों से ताइब होकर तौबा करके जिंदगी को दीन और शरीयत के मुताबिक ढाल लिया। दीन कहते हैं मजहब को और शरीयत होता है मजहबी कानून। जो मजहबी कानून राइज है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लिया या अपनी जिंदगी में वो कायदे कानून ले आया। फिर उसने अपनी बीवी फहमीदा को अपना हम ख्याल बनाया और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर घर की इस्लाह करने का फैसला किया। पहले नसूह ने खुद को, जो अपने अंदर खूबियां थी और जो खामियां थी, उनका जायजा लिया और
हामियों को निकाला और फिर अपनी बीवी को भी अपना हम ख्याल बना लिया, अपने ख्याल से आगाह किया। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपने बच्चों की, अपने घर वालों की इस्लाह करेंगे। नसूह के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसने जब अपने बच्चों की मसरूफियात और दिलचस्पियों का जायजा लिया तो बड़े बेटे कलीम और दोनों बेटियों की तरफ से खासा मायूस हुआ। कलीम जदीद तहजीब व तमद्दन में ढलकर दीन और अखलाकियात से बेगाना हो चुका था। कलीम ने जदीद जो तर्ज जिंदगी है उसको अपना लिया था, और उसे पता ही नहीं था कि वो किस मजहब का पैरोकार है। बहुत दूर मजहब को कहीं छोड़ दिया था। वो बिल्कुल अखलाकियात से, बुनियादी आदात जो हैं उनसे भी बेगाना हो चुका था, ला ताल्लुक हो चुका था, गैर हो चुका था। उसके रंग ढंग नवाबों की तरह थे, यानी उसका चाल चलन, रहन सहन जो है नवाबों की तरह था, और वो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। वो अपने ही जैसे दोस्तों की सोबत में खुश रहता, जैसा खुद था वैसे ही उसके दोस्त थे, क्योंकि सोबत का असर होता है। जिनमें एक जाहिरदार बेग भी था, उसके दोस्त का नाम है जाहिरदार बेग, जो अपने नाम की तरह अंदर से कुछ और बाहर से कुछ था। जिस तरह इसके नाम से ही जाहिरदार बेग, यानी जाहिर कुछ और बातिन कुछ था। नसू की दोनों बेटियां नईमा और हमीदा भी खासी बिगड़ी हुई थीं। बड़ी बेटी नईमा की शादी हो चुकी थी, लेकिन ससुराल वालों से लड़ाई के बाद माँ बाप के घर बैठी हुई थी। ससुराल वालों से ना बन सकी, क्योंकि उसकी आदतें ही बिगड़ी हुई थी। वो खुद को एक रईस की बेटी समझती थी। हमीदा भी कोई काम सलीके से ना करती थी। नसूह के समझाने पर दोनों बेटियां तो किसी न किसी तरह सही रास्ते पर आ गई। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर थोड़ा सा रास्ते पर लाए, और उन्होंने अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लिए। लेकिन कलीम किसी तरह भी सुधर ना सका, और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। बुरे कामों का अंजाम बहुत बुरा होता है, और वो सुधर ना सका। नसू का मंझला बेटा अलीम, मंझला कहते हैं दरमियाने को, और छोटा बेटा सलीम इत्तफाकिया तौर पर नेक, शरीफ और दीनदार निकले। इसकी वजह हजरत बी जैसी नेक खातून थी। उन्होंने अलीम और सलीम के साथ मोहल्ले के बेशुमार बच्चों की तरबियत की, और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाकर सीधे रास्ते पर लगा दिया। यानी उनके अच्छा होने की वजह हजरत बी थी, जो उन्हें अच्छी बातें बताती थी। उन्हें घर से कोई भी इस किस्म का सबक नहीं मिला। नसूर ने जब अपने बच्चों के अहवाल का जायजा लिया, हाल की जमा है अहवाल, तो उसने दीगर बच्चों के अलावा यानी दूसरे बच्चों के अलावा छोटे बेटे सलीम से भी गुफ्तगू की। गुफ्तगू कहते हैं बातचीत को, मुकालमे को। झैल में नॉवल का वो हिस्सा पेश किया जा रहा है जिसमें वालिद के पूछने पर सलीम उन्हें अपनी मसरूफियात का हाल बताता है। उन्हें हाल बताता है कि उसकी क्या मसरूफियात है, आजकल वो क्या कर रहा है, या उसकी आदत व अतवार कैसी हैं। नसू और सलीम की गुफ्तगू। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर भी नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया। बेदारा यानी बेदार करने वाला, जगाने वाला। कि साहिबजादे उठिए, साहिबजादे कहते हैं बेटे को। बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। बाला खाने ऊपर वाली मंजिल। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी, यानी 10 साल के वो थे। सलीम ने जो ये खबर सुनी कि बाप ने उसे बुलाया है, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुंह। अब ये मुंह जो है वो हम इस तरह नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ नजर आता है। हम इस तरह लिखते हैं, वो पुरानी उर्दू में ऐसे लिखा जाता था। बहरहाल दोनों दुरुस्त हैं। माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? अब वो अपनी माँ से इस्तफसार करने लगा कि आप बताएं कि मुझे अब्बा जान ने क्यों बुलाया है। वो बहुत हैरान था।
माँ भाई मुझको तो कुछ खबर नहीं। हाँ अभी तो कोठे पर से भी नहीं उतरे, यानी छत पर से नीचे नहीं आए। सलीम, बेदारा तुझको कुछ मालूम है? बेदारा से पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है, मुझे क्यों बुलाया है? बेदारा, मियाँ मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। बेदारा कहती है कि वो ऊपर लोटा लेने गई थी और मियाँ किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दीजिए, यानी उन्हें ऊपर मेरे पास भेज दें। सलीम, सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था, यानी शक्ल से ऐसे तो नहीं मालूम होता था कि उन्हें गुस्सा आया हुआ है किसी बात पर। बेचारा नहीं तो सलीम, तो अम्मा जान जरा तुम भी मेरे साथ चलो। अपनी माँ से कहता है, माँ आप भी मेरे साथ चलें। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो? हम माँ उसे कहती है कि छोटी बहन आपकी मेरी गोद में सो रही है, आप खुद चले जाओ, इसमें डरने वाली क्या बात है? सलीम कुछ पूछेंगे। अब उसे ये हो रहा था, पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है। अब वो अपनी माँ से पूछ रहा था कि वो मुझसे कुछ पूछेंगे। माँ, जो कुछ पूछेंगी तुम उसका माकूल तौर पर जवाब दे देना। माकूल कहते मुनासिब, यानी जो पूछेंगे आप मुनासिब तौर पर उसका जवाब दे दीजिएगा। अगर सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जाकर खड़ा हुआ, यानी साइड पे खड़ा हो गया। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा, क्यों साहेब, अभी मदरसे नहीं गए? अब पहले जो है हम साहिब बोला करते थे, पुरानी उर्दू में साहिब है और अब साहब भी बोलते हैं। दोनों लफ्ज जो हैं वो ठीक हैं। बेटा जी बस जाता हूँ, यानी जा रहा हूँ मदरसे, जा रहा हूँ। मदरसे कहते हैं स्कूल को। अभी कोई घंटा भर की देर और है। घंटा भर की यानी 1 घंटा अभी रहता है, मैं जाऊंगा। बाप, तुम अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग? भाई के साथ जाते हो या अकेले जाते हो? बेटा, कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अक्सर अकेला जाता हूँ। अक्सर अकेला जाता हूँ, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहां उनको देर हो जाती है तो फिर घर नहीं जाते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। जो मंझला बेटा है उसकी बात कर रहे हैं कि छोटे भाईजान जो हैं वो तैयारी के लिए किसी दोस्त के घर चले जाते हैं और जब मैं मदरसे पहुंचता हूँ तो वो आके मदरसे में होते हैं। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? अब बाप जो है वो जरा खफके से बोले कि ये क्या बात हुई, वो अपने घर में जगह नहीं है जो दूसरों के घर जाके वो तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गुंजफा, गुंजफा कहते हैं ताश के पत्तों को, जो ताश खेलते हैं उनको, और शतरंज, शतरंज भी एक खेल है, हुआ करता है। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता, यानी भाईजान हर वक्त शतरंज खेलते रहते हैं या ताश के साथ खेलते रहते हैं तो मुझसे पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा नहीं जाता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? अब बेटे से सलीम से पूछ रहा है कि आपको शतरंज खेलनी आती है? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। यानी पता है कि शतरंज क्या होता है लेकिन मैंने कभी खेला नहीं। बाप, मगर ज्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे, यानी बड़े भाई को देखते हुए आप में भी ये शौक पैदा हो जाएगा और आप भी खेलना शुरू कर दोगे। बाप, बेटा, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए, यानी मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं कैसे खेलूंगा? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खेलूंगा। बाप, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? अब आपको ये लग रहा था कि शायद कोई मुश्किल है, ये मुश्किल महसूस करते हैं इस वजह से नहीं खेलते। बेटा, मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता, यानी मुझे पसंद ही नहीं है खेलना। बाप, सबब, सबब का मतलब होता है वजह। बेटा, मैं पसंद नहीं करता, यानी मुझे पसंद नहीं है। बाप, चूंकि मुश्किल है, यानी मुश्किल है इसलिए आपको
पसंद नहीं है। अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुब्तदी इब्तदा करने वाले, यानी जब कोई देखता है, उसको खेलने की कोशिश करता है शुरू शुरू में, तो सारे ही डरते हैं। मुझको यकीन है कि गुंजफे में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। गुंजफे में यानी ताश खेलने में तुम्हें बहुत मजा आता होगा। वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा, मैं शतरंज की निस्बत गुनफे को ज्यादातर नापसंद करता हूँ। यानी शतरंज भी मुझे नापसंद है, लेकिन ताश खेलना ज्यादा नापसंद है। बाप, हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गुंजफे में यानी ताश के पत्तों में हाफसे पारी, अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है। अपनी जो हाफसा है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बेटा, मेरी नापसंदीदगी का कुछ खास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बेटा कहते ये बात नहीं है कि मुझे हादसे पर या तबीयत पर जोर पड़ता है, बल्कि मुझे सारे खेल जो हैं वो पसंद नहीं है। बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब हुआ। ताज्जुब? हैरत। मैं हैरान हुआ और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ। मुझे वजह बताओ कि तुम क्यों नापसंद करती हो। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले, जिन दिनों में सॉरी, मैं बाहर पड़ गई, बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। यानी मैं जानता हूँ, मैं देखता था कि तुम हर किस्म के खेल में बहुत दिलचस्पी लेते हो। अच्छा जी। आगे है, बेटा आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको यकदिली नफरत हो गई है, यकदिली एकदम से। बाप, आखिर कोई इसका सब खास सबब होगा, कोई वजह तो होगी। बेटा, आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे अंदर गली में आते जाते देखा होगा। बगल में दाबे यानी बगल में दबाकर। बाप, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं। बेटा, हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप, फिर? बेटा, भला आपने कभी उनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा?